with the other part. Ma'am? Yes. Ma'am, in the previous RTS, ma'am, I actually had one doubt. I forgot to ask you that day. I'm so Tell care. me. Yes, ma'am. So it was question number 8. Ma'am, so I'll read it out. Hmm. Ma'am, when 100 grams of ethylene Hmm. polymerizes entirely to polyethylene, Yes. the weight of polyethylene formed as per the equation, ma'am, there's an equation given So you that. know what is a polymerization reaction? You have done it at synthetic fibers. If I can say, मुझे ऐसा बताया गया है बच्चों ने कि तुम्हारा एक चैप्टर होता है सिंथेटिक फाइबर्स, उसमें पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। 7th 8th में चैप्टर होता है सिंथेटिक फाइबर्स साइंस में, ऐसे Yes, करके ma'am. बताया जाता है। Yes or no? Because I Ma'am, don't know. had that chapter, but ma'am, as far as I recall, we didn't read about polymerization भाई reaction. उसमें ये था ना कि सिंथेटिक फाइबर्स मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स था। Yes, ma'am. हाँ तो बस यही तो है बेटा, मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। Ah, yes, ma'am. ठीक है, अभी रिकॉल हुआ क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे बच्चों ने ही बताया था कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या हो गई, कैसी रिएक्शन हो गई? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करना ही तो हुआ। Yes, ma'am. तो यू हैव ऑलरेडी डन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Yes, ma'am. तो मोनोमर से पॉलीमर से कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ पर दो अलग अलग पार्टिकल्स थे, पॉलीमर मतलब क्या हो गया, ये दोनों कनेक्ट हो गए। Yes, ma'am. तो नाउ टेल मी योरसेल्फ क्या हो जाएगा? 100 ग्राम्स तुम पहले लेके चले हो तो बाद में भी कितना रहेगा, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर Yes. 100 केजी लेके चल रहे हो तो बाद में भी कितना रहेगा? Yes, ma'am. So it will be the same. गेटिंग इट नाउ? Yes, ma'am. Got it. बात बराबर हो गई? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। Ma'am, I also have a doubt. यस। Ma'am, the question was equal moles of H2O and NaCl are present in the solution, then the H2O molarity and NaCl, हाँ then molarity of NaCl solution. इक्वल मोल्स ऑफ, अच्छा इक्वल मोल्स बोला है। Yes, ma'am. इक्वल मोल्स तो मैंने ऐसा तुम्हें बोला था, अगर ऐसा कुछ आता तो 1 मोल अज्यूम कर सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am, in this इफ question, ma'am, I believe, I'm not sure entirely, but I believe the wrong option was given correct. मे बी देयर वर 2 क्वेश्चंस, इनका आंसर थोड़ा दिक्कत था, बाद में करेक्ट कराए गए थे। And I तो ये believe देख मे बी ठीक है। सो नाउ सी यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट? and the Ma'am, मोलालिटी और मोलारिटी, स्मॉल एम या कैपिटल एम? molality. Ma'am, the molarity. molality. Okay, so now molality के लिए चाहिए moles of solute which you know is 1 and you need weight of Ma'am, solvent। Ma'am, we need to calculate molarity, capital the M. molality. अच्छा ठीक है, Capital molarity भी कैलकुलेट करनी है अगर, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। Yes, ma'am. ओके हाँ, इसका आंसर गलत था, इसका आंसर आता है 55.55 और Yes, वहां शायद ma'am. रॉन्ग आंसर दिया हुआ था। ठीक है, Yes, ma'am. अब मैं प्रोसेस तुम्हें बता देती हूँ। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड यू हैव डन दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बट अगर सॉल्यूट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो वी कैन ट्रीट दिस एज निग्लेजिबल, सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नाउ हाउ मच इज द सॉल्वेंट? 1 मोल मीन्स 18 ग्राम्स है। Yes, ma'am. 18 grams water, density of water is 1, that means volume of solvent कितना हो जाएगा? 18 ml हो जाएगा। Yes, ma'am. And then it is an ml 1 upon 18 and because it is an ml we will multiply it by 1000, तो 55.5 आता है, but आंसर गलत दिया हुआ था, ये मुझे रिकॉल हो रहा है। Is it fine now? Yes, ma'am. Anything else? Anything else? Ma'am, there was one more question in which the question was written like the molarity of dash in an aqueous solution, which was weighed by volume percent,
the substance whose molarity we had to found, that wasn't mentioned. Please read it properly. ऐसे तो मुझे हवा में नहीं समझ में आ रहा ना. Properly read the question. Ma'am, I'll send you. Yes. Okay. So shall we proceed? Sorry. Shall we proceed? Sure, ma'am. Okay. Fine. तो we did about Planck's theory. और Planck's theory में क्या था? 2 ही formulas करने हैं ढंग से. क्या करने हैं 2 formulas में से? कौन से थे 2 formulas? Energy of one photon. Energy of photon का formula क्या होगा? hc upon lambda और h nu. Is it fine? Yes, ma'am. एंड कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, बहुत ज्यादा एनर्जी दी होती है, तो उस केस में टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन. ठीक है, यही 2 फॉर्मूलाज में पूरा टॉपिक कवर हो जाता है. इज इट फाइन? शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes, ma'am. ओके, चलो फिर हम आगे का पार्ट करते हैं. तो आगे के पार्ट में हमारे पास क्या आता है वो चीज देखते हैं. तो आगे के पार्ट में आता है नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग जो हमें आगे पढ़नी है. तो आगे क्या पढ़ना है? लेट अस गो अहेड. तो हाँ, उसके बाद में मैंने बोर्स थ्योरी भी तुम्हें बता दी थी. इफ यू आर टेलिंग मी. Yes, ma'am. You had said that you had covered the half of it. Yes, okay. तो Bohr's theory में he told us, जैसे just like Rutherford, he told us कि electrons revolve around the nucleus and उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Orbit. और उनको नाम भी दिया था K, L, M, N shell and so on. First orbit is called as K shell and then this way. Then each orbit has a definite amount of energy. We did this thing also. Each orbit has a definite energy. So that is the reason orbits are also called as, they are said to be quantized. एक orbit की particular amount of energy होती है, इसलिए हम बोलते हैं orbits are quantized. And orbits are also known as energy levels or energy shells. Do you agree? Yes, ma'am. ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था. फिर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो आया था वो ये था, he told us ऑर्बिट ऐसे रैंडमली नहीं बनेंगे. कब बनेंगे? when your angular momentum should be in the multiples of nh upon 2 pi and n की जो वैल्यू है वो किसमें होनी चाहिए? फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल? n की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल में होनी चाहिए या नॉन फ्रैक्शनल में होनी चाहिए? Non-fractional. Non-fractional. ठीक है, दिस इज ये इस वे में होना चाहिए. एंड देन ही टोल्ड अस कि अगर तुम अपने घर में हो तो हमें कोई एनर्जी रिलीज करने की जरूरत नहीं है. सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसके लिए वो डेजिग्नेटेडली बना है, देन देयर विल बी नो रिलीज ऑफ एनर्जी. बट अगर तुम घर में रह करके बोर हो गए हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अब्सॉर्ब एनर्जी एंड यू कैन जंप टू दी हायर एनर्जी लेवल्स. ओके, आगे के बारे में सोचते हैं, नीचे जाने के बारे में नहीं सोचते हैं. सो यू कैन जंप टू दी हायर एनर्जी लेवल्स ऑन अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. डिड दैट? ठीक है. बट ये जो एक्स्ट्रा हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड लेवल्स. ये किया Yes, था. excited states. Yes, ma'am. Yes. So, but Yes, ma'am. now to revolve around the nucleus, you need to emit energy. Now, if you will emit energy, that means there will be loss of energy. And again, on losing energy, you will again come back to the original orbit or you will come back to the stationary orbit. अब ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है एक्साइटेड लेवल की और जो स्टेशनरी ऑर्बिट की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो उस वे में क्या होगा? उस केस में ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, ये तुम्हारा नॉर्मल एनर्जी लेवल है. क्या करोगे? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको तुम एमिट करोगे. इट विल बी एमिटेड इन द विच फॉर्म? इट विल बी एमिटेड इन विच फॉर्म? फोटोन के फॉर्म में. And how do we find the energy of a photon? This and this.
तो इस फोर्स में अगर हमारा जो फोटोन एमिट हो रहा है वो हमारे विजिबल रेंज की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एमिट करता है तो हमें दिखता है, जैसा कि हमारे ग्लो स्टिकर्स जो हम घर में लगाते हैं, दे ग्लो इन डार्क. What is the reason? Can you understand now? Yes, ma'am. What is the reason? Can we understand now? Okay. And अगर वो हमारे रेंज में नहीं होते तो it is not visible to us. Did you follow? Yes, ma'am. Okay, so this is the way we have to go for it. Is it fine? फिर हम लोगों ने शायद इसका रेडियस का फॉर्मूला पर लर्न कर लिया था. What is the formula to find the radius? इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लर्न कर लिया था. And velocity of the electron in the nth orbit, that is 2.18 into 10 raised to the power this into z upon n centimeters per second. ये दो फॉर्मूलाज अपने को लर्न रखने हैं. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है, अभी के लिए ये दो फॉर्मूलाज अपने को याद रखना है. इक्विलिब्रियम वाला जो मैंने डेरिवेशन कराया था वो तुम अगर स्किप करना चाहो तो तुम कर सकते हो, बाकी ये फॉर्मूलाज अपने को याद रखना है. ठीक है, अब हम आते हैं. अब देखो मैंने बोला कि हर एक ऑर्बिट में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो अब उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी तो कुछ वैल्यू होगी. उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी तो कुछ वैल्यू होगी. Yes, ma'am. So we can calculate even that also. So that's what now we are going to try, because तुम्हें curiosity होगी कि भाई definite energy है तो कितनी energy होगी, उसको calculate करने के लिए हम लोग वो भी calculate करते हैं. So now we velocity निकाल दिया, ये निकाल दिया, energy of the electron in nth orbit. So tell me what type of energy will this electron possess? कौन सी type की होंगी? कौन सी टाइप की होंगी? इट इज मूविंग तो किस टाइप की एनर्जी होगी उसके पास? Kinetic. यस, इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी? Half mv square. mv स्क्वायर. तुम्हें याद है एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. याद आया? Yes, ma'am. तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये देखो कितना बचा रह जाएगा. इजंट इट दिस मच? Yes, ma'am. See this. Can kinetic energy be negative? Can it have a negative value? No, ma'am. Can mass be negative? Can v square be negative? हो सकता है क्या कभी? No, No, ma'am. ma'am. That means kinetic energy will always be positive and it will be how much? kze square upon 2r. Do you agree? Do you Yes. agree? ma'am. अब मूव कर रहा है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी. फिर उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है ना. इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उसकी सीट होती है कि नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन ma'am. की पोजीशन होती है. तो विच इज द एनर्जी विच इज वर्च्यू ऑफ पोजीशन? Ma'am, potential energy. तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं इलेक्ट्रॉन के पास? Yes, ma'am. तो हाउ डू वी कैलकुलेट एनर्जी? यू नो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज एनर्जी. Yes, ma'am. जस्ट नाउ यू लास्ट क्लास में तुमने पढ़ाई था. ये डेरिवेशन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम पूछोगे इसलिए मैंने बता दिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकालना सीखा था लास्ट क्लास में. इट विल बी k ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. एंड देन डिस्टेंस कितना है? r. चेक इट आउट. डू यू एग्री? Yes, ma'am. That means because electron is having negative charge, potential energy will be positive or negative? Negative. And this is this. Potential energy is this. Tell me what is the relationship between kinetic energy and potential energy? Ma'am, could you go back to the last slide, ma'am? I just. Please everyone सुनो मेरी बात को. नोट्स को तुम बाद में भी अगर छूट जाते तो लिख लेना, बट क्लास में सुन लो अच्छे से. ठीक है, लिसन टू द क्लास प्रॉपर्ली. अगर कुछ छूट जाता है तो आई थिंक मैं तो पीडीएफ तुम्हें सेंड ही कर देती हूँ, तो तुम Yes. उससे कॉपी कर सकते हो आराम से. ठीक है, Yes, ma'am. can I move now? Yes, ma'am. So tell Yes, me what ma'am. is the relationship between potential and kinetic energy? Don't you think
potential energy is 2 times the kinetic energy in terms of magnitude. Yes, ma'am. Yes, See? ma'am. ठीक है, तो I can say potential energy is nothing but 2 times of kinetic energy, but kinetic energy negative होती, पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल लगेगा. Yes, ma'am. ठीक है, this is the relationship between kinetic energy and potential energy. But I want to calculate total energy. So what will be the total energy of the electron? उसको हम लोग Potential represent energy plus kinetic energy. Yes, I am representing it like this. So that will be equal to the potential energy in that particular orbit plus kinetic energy in that particular orbit. अभी निकाला potential energy is nothing. It is kZe square with a negative sign and R. And kinetic energy is with a positive sign, that is kZe square upon 2R. तो बोलो कितना आएगा value? Minus kZe square upon 2R. Yes. So what do you think is the relationship? Potential energy is again 2 times of total energy or not? Check it. And won't it be upon 2R? Yes, sorry, my mistake. I forgot to write 2. Check it. Is this a relationship? Yes, ma'am. And kinetic energy and total energy are same in magnitude but opposite in signs. Magnitude wise, see, kinetic energy and total energy is same, but उनका symbol opposite हो रहा है. Do you agree? Yes, ma'am. Okay. अब हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे ना, R की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. तो अगर तुम R की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हो, R की फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ा था. इट विल बी हाउ मच, अभी क्या है, kZe square अपॉन 2R. 2R का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज 0.529 इनटू व्हाट, n स्क्वायर अपॉन z होता है कि नहीं होता है. Yes, ma'am. तो अब देखो इसमें वेरिएबल देखो, k कांस्टेंट है, charge of electron is constant, 0.529, everything is constant. तो कांस्टेंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर लें तो En का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू को किसी और पर्सन ने कैलकुलेट करा तो क्या होगा, द वेरिएबल्स विल बी z स्क्वायर एंड n स्क्वायर और नॉट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, z स्क्वायर और n स्क्वायर होंगे. और जब हमने इन सारे कांस्टेंट्स को वैल्यू में कैलकुलेट किया तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 21.8 into 10 raised to the power minus 19 joule per atom. Joule per atom. This is the energy of one electron to survive in some nth orbit. Z क्या represent करता है? Z क्या represent करता है? Atomic number. N क्या represent करता है, किस orbit के Number बराबर? of cells. Yes. Okay. देन अगर इसको मुझे अर्ब्स में लिखना हो, बाई चांस मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जूल से, जो एसआई सिस्टम है, मैं सीजीएस सिस्टम फॉलो करना चाहते हूँ, तो व्हाट विल बी इट इन अर्ब्स. मैंने तुम्हें रिलेशनशिप बताई थी, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू, यस समवन वाज करेक्ट, बोलो बेटा. 10 to the power 10 to the power minus 7. 10 to the power 7. यस, तो इट विल बिकम अर्ग पर एटम. ओके. फिर मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी करना सिखाया था. इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 30 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ये 13.6 वाली जो वैल्यू है ना, ये ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है. मतलब आई एम नॉट डिनाइंग कि ये वैल्यूज नहीं यूज करी जाएंगी, ये भी यूज करी जाती हैं, बट मोर फ्रीक्वेंटली ये वाली यूज करी जाती है. ओके, ये वाली यूज करी जाती है. ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. सो नाउ लेट अस डू फॉर हाइड्रोजन. जैसे चेक करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम. सो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड का वैल्यू क्या होगा, 1. 1. What will be the energy of the electron to survive in the first orbit? I will do 13.6 z square. Z square का मतलब 1 का square upon 1. Okay, n square, that is also 1. So it is how much? It will be 13.6 किस unit में?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. डू यू एग्री? Yes, ma'am. नाउ सी E2 का एनर्जी निकालते हैं. तो E2 का क्या हो जाएगा? 13.6 into z स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर. कितना आएगा? 13.6 को डिवाइड करो 4 से. -3.4. -3.2. तुम चाहो तो ये वैल्यूज को लर्न कर सकते हो बिकॉज ये तुम्हें आगे के क्वेश्चंस में बहुत फायदा देंगी. ठीक है. देन इस थर्ड की एनर्जी निकालो तो कितनी आएगी? Ma'am, all these values are for hydrogen only. Yes, because I am doing for hydrogen. If you want to do for helium, इसको atomic number को 2 कर दो, Z की वैल्यू को 2 कर दो. Can you follow? Yes, ma'am. ठीक है. Z की वैल्यू चेंज कर दो तो अपने आप हो जाएगा चेंज. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे बोलो कितनी हो जाएगी 13.6 को? -9.51. हाँ, 9 नहीं, Sorry, 1 point. sorry, ma'am. 1. Sorry. हाँ, 1 point. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रही होगी ना? E4 कितना हो जाएगा? E4 16 से डिवाइड करो, बताओ कितना वैल्यू आ रहा है? -0.85. 0.89. ठीक है. तो अब खुद से देख लो. हम लोगों ने बोला था कि अगर हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. एक मैराथन रनर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है एज कम्पेयर टू 100 मीटर रनर को. उसको तो इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है बट मैराथन को लॉन्ग टर्म में चाहिए. तो ये देखो, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो एनर्जी इंक्रीज कर रही है कि नहीं? Yes, Can you ma'am. see yourself? So that's what we have to do in conclusion. As we move away from the nucleus, energy of the electron increases. ठीक है. That means I can say E1 is lowest, then E2, and then E3, and then E4, and then I can leave as and so on. And so on. Okay. Now come to the next part. Excuse me, Now, ma'am. yes. Ma'am, here why are we taking out energy for the second, third और fourth shell? हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही शेल होता है. तो बेटा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक ही शेल होता है तो कभी सेकंड शेल या थर्ड शेल में नहीं जा सकता. Ma'am, the electron अगर वो एक्स्ट्रा second एनर्जी shell को में भी जा अब्सॉर्ब सकता है. कर लेता है तो इट कैन जंप टू दी हायर एनर्जी लेवल और नॉट. Yes, ma'am. तो वही तो हम पढ़ मैम रहे लेकिन हैं. फिर उससे जो अंदर वाले शेल है वो मैम उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो खाली रहेगा. एक ही मैम इलेक्ट्रॉन तो है. ऐसे अंदर वाले खाली और बाहर वाले पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे तो ऐसे एटम स्टेबल रह सकता है? व्हाई नॉट? स्टेबल तो नहीं रहेगा. तभी तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करते हुए वापस से यहीं पर आ जाएगा. तभी स्टेशनरी होगा. तभी तो इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं. यहाँ पे रहोगे तो स्टेशनरी है, बाहर रहोगे तो एक्साइटेड है. डू यू एग्री? वहां रह नहीं सकता, ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता, इसीलिए तो एक्साइटेड लेवल बोलते हैं. Ma'am, hydrogen has only one orbit, so ma'am, how? बेटा ऑर्बिट ऐसा कुछ नहीं होता. क्या तुम्हें अर्थ का कोई ट्रैक दिखता है? ये रोड बनी हुई है, ये अर्थ की है, ऐसा होता है क्या यूनिवर्स में? No, ऑर्बिट इज जस्ट अ रीजन इन स्पेस, अ ट्रैजेक्टरी. ठीक है. तो ऐसे ही हाइड्रोजन के पास जब उसके पास एनर्जी लो थी या हम उसको ग्राउंड स्टेट में रखते हैं, जब उसके पास एनर्जी नहीं होती है तब हम उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. ओके. तो ये हमने जो पढ़ी है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है. तो जब उसके पास एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में रह रहा है. बट ऐसा नहीं है ना कि उसके पास यहाँ स्पेस नहीं है, और है भी नहीं तो वो क्रिएट कर लेगा. ठीक है. ये कोई फिक्स पाथ नहीं होता है उसका. तो
ओके कोई मून का पाथ बना हुआ है कि मून बस यही रोटेट करेगा, रेलवे ट्रैक की तरह तो नहीं बना है ना, इट इज जस्ट अ रीजन इन स्पेस। अगर बाई चांस मून को भी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो बाहर के ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है बिकॉज उसके लिए बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बट So अगर basically uncertainty. यस ऑब्वियसली भाई यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम बन गया तो मैं यहाँ पे हो गया, अभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आगे चला जाऊंगा, कोई फिक्स थोड़ी ना है उसका रास्ता, कोई ट्रैक Yes. थोड़ी ना बना दिया रेलवे ट्रैक कि बस यही मूव करना है। इट इज जस्ट लाइक अ पार्क, मेरे पास इतना है, अच्छा मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। बाय चांस इफ आई एम अब्सॉर्बिंग एनर्जी आई विल जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। डिड यू फॉलो नाउ? इट इज नॉट अ ट्रैक, कोई फिक्स ट्रैक थोड़ी ना बनाया हुआ है। तो हम यहाँ चले गए। अब ये क्योंकि मेरा घर नहीं है, अगर मैं स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता हूँ तो मुझे एमिट करने की जरूरत नहीं है घर में रह करके, बट अगर हम चले गए होटल में तो नाउ यू विल हैव टू एमिट एनर्जी, योर एनर्जी विल गेट लॉस्ट एंड इफ यू विल लूज एनर्जी यू कैन नॉट सर्वाइव हियर फॉर लॉन्ग, हेंस यू विल जंप टू द लोअर एनर्जी लेवल फॉर द सर्वाइवल। एंड फिर से यहाँ पर so difference in energy comes in the form of photon and if that is lying in our visible range it becomes visible. Now did you follow? Yes, ma'am. इसका मतलब ये नहीं फिक्स कर दिया तुम्हारे पास एक ही ऑर्बिट है भाई, वो तब के लिए फिक्स So it's ऑर्बिट just बताते हो basically जब। a thing in space, ma'am. So it can go यस to the. ऑब्वियसली Yes, ma'am. Got it. गेटिंग इट Yes. एवरीवन, आई नीड मोर वॉइसेस फॉर दैट। So ma'am, there is a possibility that hydrogen may get excited, may go to an excited shell, but Yes, it is it happening. doesn't. Everything in your room is also under getting excited and they are making their electrons go to the excited level and the electrons are coming back. ये हो रहा है, but क्योंकि वो तुम्हारी visible range में नहीं है इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है, सिर्फ तुम्हें glow stickers या glow paints दिखते हैं, but animals को दिखते हैं, उनकी आईज हमसे ज्यादा बेटर होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो एनिमल्स को रात में डार्क में वो भी ग्लो करते हुए दिखते हैं जो हमें ग्लो करते हुए नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारी आईज उतनी सेंसिटिव नहीं है। Everybody is made up of atoms and every atom is having this tendency to make their electrons go to the excited energy level, but we are not able to check। तुम्हें यहाँ confusion इसलिए आ रही है क्योंकि तुम सिर्फ एक particular range की visible light को देख पा रहे हो। Is it fine now? एक्सरेज तुमको नहीं दिखती हैं, गामा रेज रेडियो वेव्स इतनी ज्यादा जा रही हैं, उनमें हम लोग यही करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, उसको तुम्हारे घर में जो माइक्रोवेव चल रहा है ना उसमें भी यही किया जा रहा है, उसमें एक मेटल प्लेट लगी हुई है, उसको हमने एक्साइटेड किया है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक रीजन से दूसरे, तभी तो उसमें देखो बल्ब जलता है, माइक्रोवेव में एक बल्ब जलता है ना, बल्ब क्या करता Yes, है, ma'am. हीट करता है दूसरी साइड की प्लेट को, दूसरी साइड की जो प्लेट है वो एक्साइटेड होकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल पे भेजती है, फिर हायर एनर्जी लेवल पे रियलाइज होता है अरे हमसे गलती हो गई, हम तो दूसरे घर में आ गए, यहाँ एमिट करनी पड़ेगी, एंड व्हेन दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल एनर्जी लेवल दे एमिट फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और frequency which is corresponding to microwaves की range. That's why it starts working. Now they will be full of energy or not? These photons will be full of energy or not? Yes, ma'am. And that energy will be transferred to your food and food gets cooked. That is the functioning. जो पूरी functioning तुमको physics में 12th में class कराई जाएगी. Did you follow now? Yes, ma'am. So ma'am, if in any element an electron goes to an excited shell, so ma'am, is the molecular formula is same now for that, like Yes, before? molecular formula is not getting changed. वो ये इसके internally change हो रहा है. ये सब अंदर की बात है, बाहर नहीं शो करते हैं हम लोग. Okay? Okay, ma'am. ठीक है, this is all happening internally to the atom. With the molecule it is not going to show anything. Fine. Now see, energy is increasing as you are moving away from the orbit. So see yourself, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना चाहता है तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ये हमारा हाइड्रोजन का स्टेशनरी ऑर्बिट था, ये हाइड्रोजन का, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे तुम्हें कराती हूँ वरना यहाँ हॉच पॉच हो जाएगा। Now supposing I am talking about hydrogen atom only, for hydrogen atom, so n is equal to 1 is going to denote what orbit? This is called as your stationary orbit or it is called as ground state. मतलब you are grounded, you are मतलब कोई घमंड नहीं है वाली चीज है, you are grounded. Okay, and this is your nucleus and this is the first orbit. Fine. अब यहाँ रहने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? -13.6. बट हमारे पास में
यहाँ जाना है, हमें मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ जाना है, और यहाँ रहने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 3.4। तो हमें कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी चाहिए कि हम जंप कर जाएं? टेल मी हाउ मच एनर्जी आई शुड ऑब्जॉर्व। इतनी है मेरे पास, इतनी चाहिए, तो हाउ मच एनर्जी शुड बी ऑब्जॉर्ब्ड? 10.2। 10.2। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, जो मुझे कहीं से भी मिल सकता है, थ्रू फ्रिक्शन, थ्रू हीटिंग ऑफ योर हैंड्स, और थ्रू हीटिंग एनर्जी, और थ्रू सनलाइट, थ्रू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट जैसे ट्यूबलाइट वगैरह से हमें मिल सकता है। और इस लेवल को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, पहली बार एक्साइट होकर के तुम गए तो जो पड़ोसी वाला ऑर्बिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट एक्साइटेड First excited state. एनर्जी लेवल, और या एनर्जी स्टेट और एनर्जी लेवल। ठीक है। अब सपोजिंग तुम यहाँ पे भी खुश नहीं हो, तुम बोलते हो नहीं मुझे तो और ऊपर जाना है, आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, आई वांट टू गो फर्दर। नाउ व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो हियर? What will be the energy required to go from here to here? Tell me. 1.5। 1.5. Yes. So delta 2 to 3 will be how much? 1.5. 1.5. Okay. Then this will be called as second excited energy level. Do you agree? Yes, ma'am. Second excited energy level. अब फिर से I want to मतलब यहाँ पे भी हम खुश नहीं है, हम और ऊपर, I am aiming more high. So now I want to go over here, और यहाँ के लिए 0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शायद होता है, ये 0.81 कितना था? 89। ठीक है। अब बताओ कितनी एनर्जी मुझे ऑब्जॉर्व करनी चाहिए टू जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर? -1 माइनस नहीं बेटा, प्लस। ऑब्जॉर्व मींस प्लस, ऑब्जॉर्व करना मतलब प्लस होता है ना। ठीक है। तो कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए? 1.0. Yeah. कितना? 1.01 if I'm not wrong. 1.01. So what I wanted to ask you, if you are jumping from higher energy level to lower energy level, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे एनर्जी का डिफरेंस भी कम हो रहा है या नहीं? फर्स्ट से सेकंड पे जाने का मतलब है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सेकंड से थर्ड पे जाने का मतलब कम मेहनत है या नहीं है? Yes, ma'am. एंड सेकंड थर्ड से फोर्थ में जाने में और कम मेहनत है, फोर्थ से फिफ्थ में जाने में और कम मेहनत है। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि जो छोटे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, वो हमें कलर या लस्टर नहीं शो करते हुए दिखते हैं, लेकिन जो बड़े एटॉमिक नंबर होते हैं जैसे कि मेटल्स शाइन करते हैं कि नहीं, ग्लो करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, ma'am. तुमने पढ़ा ही है मेटल शो लस्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, पढ़ा ही होगा ना। तो Yes. क्यों ग्लो करते हैं? रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स मतलब हमारे को एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो हमें सनलाइट से ही मिल जाती है या घर में Yes, ma'am. लाइट से मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे जंप कर जाते हैं, और फिर जब लौट करके अपने घर में लौटते हैं तो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल को हम लोग वापस से एमिट करते हैं। Yes, ma'am. Do you agree with that? Yes, ma'am. ठीक है, so we all agree with that. So can we say that as we move away from the nucleus, the difference in energies also decreases? As we move away from the nucleus, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना बहुत मुश्किल है, the nucleus, difference in energy levels of consecutive orbits decreases. ओके, मतलब E1 से E2 में जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट सॉरी पॉजिटिव है ये, E2 माइनस E1 की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू E2 माइनस E3 माइनस E2 लिखना चाहिए मुझे, एज कंपेयर टू E4 माइनस E3
एंड सो ऑन। इसीलिए हायर एनर्जी ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा लश्यर शो करते हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर एटम्स। डू यू फॉलो द रीजन नाउ Yes, ma'am. एवरीवन? Ma'am, यस। ma'am, like in the last class, you told us that that as we move from one shell to another, like to higher energy levels, so the distance between the shells also increases. Yes, but the energy difference is decreasing. Ma'am, so like how is this possible that to travel a less distance have to use more energy and to travel a more distance less energy is required? You're not traveling actually. Okay, the electron is jumping. यहाँ जिंदा रहने के लिए उसको इतनी चाहिए, यहाँ जिंदा रहने के लिए इतनी चाहिए, ठीक है, तो वो जंप कर जाएगा। एनर्जी का फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी होगी तुम हाई जंप मारोगे, ठीक है, कम एनर्जी होगी तो लो जंप मारोगे। डिस्टेंस नहीं देखते हो ना उस टाइम पे, एनर्जी पे डिपेंड करता है कि नहीं। एथलीट्स होंगे वो trajectory is more along jumping rather than just traveling straight. yeah, it is jumping. Yes, ma'am. Okay. That you तुमने ये नहीं पढ़ा था, तुम्हें पहले बताया था कि जो एनर्जी लेवल होते हैं क्वांटाइज्ड होता है, वो 2.5 पे नहीं आएंगे, वो सीधे सीधे फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे, तो जंप मारता है डायरेक्टली। तो जंप के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी या डिस्टेंस? Energy. हाँ, तो वही पुश चाहिए उसको और उसको पुश मिल जाता है, ठीक है। मैम सो ये इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेल जाता है कि डायरेक्ट एक शेल से मतलब थर्ड शेल पे चला जाएगा? मर्जी है उसकी, मर्जी है, वो हम लोग नहीं अभी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली, जैसे अगर उसने सपोजिंग इतनी एनर्जी ले ली 10.2 प्लस दिस, तो वो डायरेक्टली फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, जंप मार सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टेप वाइज जा सकता है। So it depends on the amount of energy consumed. Amount of energy in both the cases will be same. यहाँ ऐसे स्टेप वाइज जाओ या डायरेक्टली चले जाओ, ठीक है, एनर्जी तो सेम ही रहेगी, बट तुम कैसे जाओगे, स्टेप वाइज जाओगे या डायरेक्टली फोर्थ पे जंप कर जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। So it depends on the electron basically. Yes, it basically depends on the electron. हो सकता है सेम एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाए, एक स्टेप पे जाए, फिर लगे अरे मेरे पास तो और एनर्जी है, मैं और हायर जा सकता हूँ, फिर उसको लगे और एनर्जी है, मैं और हायर जा सकता हूँ, या फिर वो डायरेक्टली एनालाइज कर ले अपने आप को कि अरे मैं मतलब स्मार्ट बच्चा हूँ, वो डायरेक्टली सोच ले और वो डायरेक्टली जंप कर जाए। ओके, both the behavior have been observed, both the behavior have been observed कि ऐसे step wise भी होते हैं और कभी कभी वो डायरेक्ट भी जंप मार जाते हैं। Is there any reason for that exactly? See, you are having extra energy. अब एनर्जी होती है तो तुम एक्साइटेड हो ही जाते हो, तुम भी तो यही करते हो ना। I meant that why sometimes that it proceeds step by step and sometimes it directly. Same reason बेटा, एक क्वेश्चन दिया जाए तुम उसको स्टेप वाइज करो, कोई बच्चा उसको डायरेक्टली कर जाए। टेल मी उसका क्या रीजन है? क्लिक करने की बात है, तुमने क्लिक कर गया, तुमने डायरेक्टली कर दिया, 2 स्टेप में हो गया क्वेश्चन। नहीं क्लिक किया एग्जाम में, तुम अपना ट्रेडिशनल मेथड स्टेप वाइज कर रहे हो। So ma'am, radioactive elements will be same case But hota hai. radioactivity you're not talking about in this case. I specified you in the very first class. This is beyond, this is all discoveries which were discovered before radioactivity. Radioactivity बहुत नई साइंस है, उसके बाद में तो ये सारी थ्योरीज गलत हो गई हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। So don't confuse and don't try to interpret radioactivity over here. Okay? It is being done in 1905 and radioactivity उसके बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, मतलब उसकी जो प्रॉपर स्टडी है वो बाद में आई है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी को यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, दिस इज अबाउट ऑल दोज एलिमेंट्स जो उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही है या हम मान के चल रहे हैं कि नहीं होती है। ओके, एनीथिंग एल्स? So in the jumping of electrons, ma'am, how can it be that random? It is random. That's why we are studying like that. So we cannot exactly predict it. Exactly. No, and later on I'll tell you other things also regarding this. Whether it is random or it is not random, you are going to predict. तो वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. So wait, have patience and wait for this thing. Okay, ma'am. Okay. Anything else? Any other problem you are facing? Can you please give the example for any other element except hydrogen, like in this you case? Take helium. I'll give examples later on. ठीक है, पहले हाइड्रोजन का तो समझ लो।
जो बेसिक Okay, एलिमेंट ma'am. है उसका समझ लो, बाद में तो हमें और भी करने ही है। रेडियस के टाइम पे भी पहले हाइड्रोजन समझाया था, बाद में हीलियम बेरिलियम भी करा दिया था। तो अभी ऐसे ही बाद में हमें और भी करने हैं, बट अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन का समझेंगे क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तुम कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। Yes, ma'am. So first let us be confident with this thing, then we will proceed for the other ones as well. Okay, तो यहाँ पर भी फिर तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, कुछ भी तुमसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज जो इसमें क्वेश्चन में आ सकती है, इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तुमने शायद क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, पहली चीज, इसको करने से पहले एक चीज और पढ़ते हैं। तुमने देखा यहाँ पे हर एनर्जी के साथ एक नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है। एवरी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज विद अ नेगेटिव सिंबल। Yes, Check it ma'am. out. So, for what is the significance of negative energy? Why we are saying it is negative? So, Ma'am, to indicate the negative charge. no. Let me complete. So, what is the significance of the negative symbol on the energy? Why it is negative? Okay. तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि दिमाग में तो आ रहा है कि भाई नेगेटिव एनर्जी क्यों दी गई है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इज, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं। Yes, ma'am. इसकी सपोजिंग इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसे ही एटम बना होगा, नेचर ऐसे बनी होगी, ठीक है। हमें तो रेडीमेड मिल रहा है इसलिए हमें नहीं समझ में आया, लेकिन जब नेचर बन रहा होगा तो क्या हुआ होगा, पहले एक न्यूक्लियस बना होगा, मतलब पहले एक सन बना होगा, ठीक है। और उस टाइम पर उसकी इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इतना ग्रेविटेशनल रीजन होगा, और इलेक्ट्रॉन या फिर प्लैनेट समझो वो कहीं ऐसे घूम रहे होंगे। ओके, अब इस टाइम पर व्हेन इट इज नॉट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, डू यू थिंक इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा इसका, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? No, ma'am. So when it is No, not ma'am. having any electrostatic force, so then it is called as a free electron. Free है मतलब तुम स्कूल की बाउंड्री के बाहर हो, तुम फ्री हो, तुम्हारी जो मर्जी में आए तुम वो करो, ठीक है। यू आर हैविंग अ फ्री, यू आर अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ये मतलब टीचर की नजर से दूर हो तो वी से इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी। So at infinity the electron is considered to be a free electron, क्योंकि हमें मतलब नहीं है, तुम हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। क्लास के बाहर हो मतलब not concerned what you are doing. It is a free electron, so it is considered electron at infinity is called as free electron. और क्या इसको किसी एनर्जी की जरूरत है इस वक्त? Does it require any energy? No, it is No, not ma'am. revolving around the nucleus, so it is again having no energy. So if an electron is at infinity, now you can understand infinity does not means कि हम मार्स पे भेज दें, हम उसे जुपिटर पे भेज दें। मतलब infinity मतलब क्या है? Beyond my reach. Like see, जब तक कोविड का स्टडी नहीं हुआ था, लोगों को पता नहीं था इसका नाम का भी कोई एक वायरस होता है। भाई वायरस तो और भी बहुत होंगे, मिलियंस एंड मिलियंस, जो हमारी हमने उनके नाम भी नहीं रखे हैं बिकॉज वी डोंट नो। सो अभी वो हमारे लिए इन्फिनिटी है। प्लैनेट्स हो सकता है और भी 100 हो, बट हमारी इंफॉर्मेशन वहां नहीं जा रही है, तो वी आर सेइंग इट इज इन्फिनिटी। तो ये न्यूक्लियस की कंट्रोल के बियॉन्ड है, इसलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि मार्स पे ले जाओ, जुपिटर से ले जाओ, इवन वो इसकी बाउंड्री के यहाँ तक है। मतलब तुम क्लास की दीवार के बाहर खड़े हो तो अभी तो टीचर के लिए इन्फिनिटी ही है। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. बाहर डोर पे खड़े हो, यू आर एट इन्फिनिटी because your teacher is not concerned with you. Okay, so infinity does not mean very distance apart, you are not in my control, you are at infinity. Okay, किसी रिलेटिव से तुम टच में नहीं हो, मतलब ही इज एट इन्फिनिटी, यू आर नॉट कंसर्न कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी है तुम्हारे पास या नहीं है उसके बारे में हमें मतलब नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी है। तो इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी, उस टाइम पर उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 0। डू यू एग्री? ठीक है, Yes, ऐसा ma'am. अज्यूम किया। अब गलती से क्या हुआ, तुम बड़े टहल रहे थे, सोचा था बंक कर लेंगे क्लास को, गलती से तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पकड़ में आ गए, मतलब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन ऑफ न्यूक्लियस में आ गए, घूमते 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 यू गॉट इन आई कॉन्टैक्ट विद द टीचर, तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर ने तुमको पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या होगा, पकड़ गिरा तो तुम शांति से बैठोगे? क्या करोगे? रेजिस्टेंस तो दिखाओगे ना कि नहीं हम ये काम करने निकले थे, या समथिंग समथिंग होगा कि नहीं? टेल मी फ्रैंकली, विल इट हैपन और नॉट?
So the electron, when it will come in the electric field of the nucleus, what will happen? It will start experiencing attractive forces. और attractive forces का मतलब क्या है? वो न्यूक्लियस में गिर सकता है, तो क्या वो आराम से बोलेगा अच्छा ठीक है चलो मैं गिव अप करता हूँ, मैं गिर जाता हूँ न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस खत्म. तुम्हारी एग्जिस्टेंस तभी है जब तुम बाहर हो, न्यूक्लियस के बाहर हो. इफ यू आर गोइंग इनसाइड द न्यूक्लियस, यू आर डिस्ट्रॉयड. So do you think it will easily fall inside the nucleus? No, ma'am. You have heard that story, na? A frog falls inside a big vessel and then what happens? क्या वो मर जाता है कि क्या करता है? Struggle करता है कि नहीं करता है? Yes. अरे ma'am. बोलो yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, तो when the electron gets in the electric region, when the electron falls, गलती से आ गए, falls in the electrostatic region of the nucleus, region of the nucleus, it starts experiencing an attractive pull. Starts experiencing attractive pull and tries to fall inside the nucleus. तुमने रदरफोर्ड्स थ्योरी में पढ़ा था ना कि अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो डू यू थिंक एटम शुड गेट डिस्ट्रॉयड? No, ma'am. Other people also please confirm me. Other people please बोलो जल्दी से. नो, ठीक है. सो इस टाइम पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रेजिस्ट. और अगर तुम रेजिस्टेंस करोगे, जब फ्रॉग ने हाथ पैर मारे थे तो क्या फ्रॉग की एनर्जी लूज हुई थी या गेन हुई थी? अरे हाथ पैर मारोगे तो एनर्जी लॉस होती है या गेन होती है? यस. सो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल? तुम्हें लॉस लगा तो तुम कौन सा सिंबल यूज करोगे? Negative. नेगेटिव सिंबल. ठीक है, तो अब नेगेटिव सिंबल क्यों है समझ में आया? क्योंकि पहले हम इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं थी, मतलब हमारे पास इतनी एनर्जी थी. बट उसके बाद में हमें क्या हो गया? हम गलती से इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन ऑफ न्यूक्लियस में पहुंच गए और न्यूक्लियस ने हमें अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट किया और हमने फिर रेजिस्टेंस शो किया. उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गया? हमारी एनर्जी लॉस हो गई. ठीक है, यहाँ पर एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रेजिस्ट द electrostatic force of the nucleus. Now what happened? एक particular portion पे supposing यहाँ पर आकर के क्या हुआ? equilibrium create हो गया. इतनी हमने एनर्जी लूज कर दी कि यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों इक्वेट हो गए और यहाँ पर हमने अपना ऑर्बिट बना लिया. बट स्टिल यहाँ से यहाँ तक आने में हमने एनर्जी लूज करी कि नहीं करी? Yes, ma'am. यहाँ पर अपना ऑर्बिट रिक्रिएट करने में हमने एनर्जी लूज करी एंड दैट इज व्हाई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज नेगेटिव. डिड यू गेट इट? फ्रॉम फ्री Yes. इलेक्ट्रॉन टू योर सर्वाइवल यू लॉस्ट एनर्जी. Okay, to your survival in the orbit you lost energy and that is why we say energy of the electron in an orbit is negative. Is it fine now? जितना पास में अब खुद से बता दो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास में आओगे उतनी ज्यादा एनर्जी लूज करोगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा थी, मींस मोर लॉस ऑफ एनर्जी. सी, इजंट इट टेलिंग यू मोर लॉस ऑफ एनर्जी? यहाँ कहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तक पहुंचे तब जाके तुमने सरवाइव किया. यहाँ से यहाँ तक यू लॉस्ट मोर एनर्जी. इट इज रिप्रेजेंटिंग मोर एनर्जी लॉस और नॉट? Yes, Beta, ma'am. please keep me replying. I don't know whether you are following or not. We are already virtually connected. Please, more voices turn up. Yes, ma'am. ऐसे समझ नहीं आता ना कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं. Shall I give you more examples or something? Did you follow now? Why it is more negative over here, less negative over here? Yes, ma'am. ठीक है? Okay, very good. ठीक है. अब तुमने एक चीज पढ़ी थी क्लास 10th में, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ पढ़ा था? Yes, ma'am. What is it? Define it. Ma'am, it's the amount of energy required to
Ma'am, remove an electron from its ground state. तो देखो स्कूल मतलब आई डोंट नो बोर्ड लेवल पे ये चीज होता है या नहीं होता है, बट आईआईटी को तो परेशान करना होता है, तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट से ही परेशान करता है। तो आईआईटी वाले क्या कर सकते हैं, वो तुमसे बोल सकते हैं कैलकुलेट द एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एंड दिस ऑर्बिट। तो कैसे निकालें? सो आयनाइजेशन पोटेंशियल यू आर टेलिंग मी इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या थी डेफिनेशन? Remove an electron from its ground state. Okay, electron from the ground state, electron from the ground state. तो एक तरीके से aren't they telling you to make it free? Removing means कब remove हो पाएगा? जब electrostatic force of attraction of nucleus से वो पीछा छुड़ा ले, तो उसके लिए isn't it a free electron? Yes, ma'am. They are asking you to make a electron who is under the influence of the nucleus to make it free. Do you agree with this? So for making an electron free, how much energy is required? That means हमें कितनी एनर्जी कर देनी चाहिए? उसकी एनर्जी को कितना कर देना चाहिए? उसकी एनर्जी को कितना कर देना चाहिए? जीरो। जीरो। So supposing your electron is in the ground state, that is E1 में है, तो उसके लिए अपने को उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? For the first orbit, what should be the energy of the electron? Supposing हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, for hydrogen atom. Okay, for hydrogen atom. So K shell के लिए tell me कितनी एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास? Ma'am, 13.6. 13.6. तो अब बता दो इसको जीरो कैसे बनाए? How should we make it zero? So that By it, removing the entire energy or tell me subtracting. what will be the ionization potential? Plus 13.6 electron volt. Yes, for the removing the electron in the first orbit. Similarly, L shell अगर हो और उसमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए? अभी अभी हमने किया, इसीलिए मैंने बोला था अगर वैल्यूज लर्न कर लोगे तो थोड़ा सा फायदा पड़ जाएगा। तो अब इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो सेकंड ऑर्बिट का कितना होगा? Plus 3.4. Plus 3.4 electron And so volt. on. So can I say ionization potential is nothing but it is just this thing only, but with a positive symbol. Yes, ma'am. ठीक है, तो तुम्हें परेशान करने के लिए वो ऐसे कर सकते हैं कि बताओ इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। अब निकाल पाओगे? बस क्या करना है, और यू कैन से आयनाइजेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो भी पॉजिटिव आती थी। Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, बस ट्विस्ट एंड टर्न। ओके, अब दूसरी तरीके के क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, मतलब ये सब वैरायटी है उसका बोर्ड थ्योरी का, मतलब पढ़ाने को जब तुम बुक में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ दिया होगा वेलोसिटी, एनर्जी और रेडियस, बट इसकी वैरायटी और कैसे पूछी जा सकती है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दे कैन आल्सो आस्क यू द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड of the electron in the nth orbit, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, what is the time taken by the electron to cover one revolution? Isn't it time period? Time Yes. कैसे निकालें? So tell me, time, you know, speed is equal to distance upon time. तो speed हम लोग निकाल सकते हैं, हमें speed निकालनी आती है? Yes, ma'am. The velocity. Yes. Okay, we know what is speed. And what is the distance covered by the electron? And the radius. Not the radius, the perimeter of the circle. Yes, ma'am. Yeah. And then this will be the time period. So can I say time period is nothing but it is 2 pi Rn upon n Vn. Rn निकालना आता है, Vn निकालना आता है, 2 pi से मल्टीप्लाई करोगे टाइम पीरियड निकल आएगा कि नहीं? Yes, ma'am. Okay, now you remember Rn is what? Rn is proportional to n square upon z, बाकी तो constant था, and Vn is proportional to z upon n. You remember? Do you remember? So Tn will be proportional to whom? Tell me. N square is to Z. Tn will be proportional to what? N cube upon z square. Yes. Check out. Check it out. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. if they ask you what is the frequency of the electron in nth orbit, देखो ये बस हेर फेर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बच्चे फिर डाउट्स लेके चले आते हैं। तो वही पहले थ्योरी में बता दिया। What will be the frequency? Frequency means 1 upon time period.
Yes, ma'am. Z square upon n cube. Yes. So frequency of the electron in nth orbit will be what? Velocity upon 2 pi Rn, or you can say frequency will be directly proportional to Z square upon n cube. Can you follow? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हमने इतने सारे वेरिएशंस पढ़ लिए, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे पूछते So हैं. we can also say that frequency is inversely proportional to time. We cannot say it is there. Frequency is what? Number of waves made per second. तो अगर एक Okay, ma'am. सेकंड में, हाँ, अगर एक वेव जो है वो 0.2 सेकंड्स में बन रहा है तो एक सेकंड में कितने वेव्स बनेंगे? कैन यू कैलकुलेट नाउ? दैट इज ओनली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ये जब मैंने वेव प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब बताया था ना ये चीज. प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव करके बताया होगा ना पहले. नोट्स नहीं रिवाइज Yes, कर रहे हो, ma'am. दैट सीम्स. Yes, ma'am. इसमें बताया था बेटा. नोट्स पहले के नोट्स रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि कनेक्टेड है सब चीजें. अगर पहले का नहीं याद है तो क्लास में फॉलो नहीं हो पाएगा. ओके. नाउ अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बताया. अब देखो अगर किसी और एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है तो कैसे निकालेंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल दे आस्क यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ lithium ion in second excited state. So what is the atomic number of lithium? 3. And 3. लिथियम का Z वैल्यू तो 3 होता है, लेकिन दे आर सेइंग कि +2 मतलब 3 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया? 2. 3 में 2 से निकाल. 2 निकाल दिया. कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1. तो पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका ग्राउंड स्टेट कहाँ होता है? K shell. यस, ग्राउंड स्टेट का मतलब है n is equal to 1. So are they asking you to calculate the energy in the ground state or in the stationary I mean orbit? the excited state for the Yes. second So orbit. what is the first excited state for lithium ion? N is equal to 2. पहले मतलब ग्राउंड फ्लोर से फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे गए और फिर उन्होंने बोला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में निकालना है. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस n will be how much? 3. So see, instead of saying third orbit, कैसे वो तुमको ट्विस्ट एंड टर्न मार सकते हैं? तुम नहीं फॉल करोगे ना अब उनके ट्रैप में? Will you Yes. fall into their trap or now you will not fall into their trap? Tell me. No, अभी ma'am. समझ जाओगे ना, डिकोड कर लोगे. Now what is the energy का फॉर्मूला? ये इतना होता है. तो बस क्या करना है, Z और N की वैल्यू पुट करनी है. तो टेल मी E3 के लिए क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू Z का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर. पूछा भी उन्होंने किसके लिए है? थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो 3 का स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? Minus That is 13.6. 13.6 electron Yes, volt. and that is valid for how many atoms? 1 atom. That is For one valid atom? for one atom. Okay, but अगर they ask you tell me energy per mole, तो हम लोग क्या करेंगे? So into 6.022 into 10 to the 23. यस, बस यही गड़बड़ वो लोग करते हैं. ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा तो एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना कि कहीं वो पर मोल तो नहीं पूछ रहे हैं. अदरवाइज इसमें तुम्हें डिफिकल्टी आएगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े सिंपल वाले हैं और आई कैन एक्सपेक्ट कि तुम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कर ही लोगे ना. देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं? Yes, ma'am. ओके, चलो अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना. फॉर्मूला लर्न कर लो. 13.6 Z square upon n square. Okay, just learn the formula. So now the question is calculate the ratio of energies of helium ion in first and second excited state. Try karo. State. Try it out. Ma'am, is it 30.6? Let us check. What is the Z value I'm of 2. helium? 2 हो गया. Now
हीलियम H पॉजिटिव He पॉजिटिव लिखा था, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? How many electrons are left behind? Ma'am, 1. 1. So what will be Ma'am, the it's the first answer 4 excited? by 9. Ma'am, I got it as 4 by Yes. What will be the first excited state of the electron? 1 9. electron. N is equal to 2 and the And second what will would be be the N is equal second to 3. excited state of the electron? That is N2 is equal to 3 हो जाएगा, N1 लिख लेते हैं, Z का वैल्यू सेम रहेगा. तो what will be the ये energy in the first orbit, sorry, in the first excited state into Z square 13.6 into 3 yes upon upon 2 also. ये 4 हो जाएगा. और थर्ड ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी? इट विल बी 13.6 जो कि कॉमन है into Z square कॉमन है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो Yes, जाएगा. ma'am. Ma'am, So all is ये common. Ma'am, so 13.6 Z square gets yes cancelled. that So will be it's yes. 4 by Can 9. you get it? Yes, Can you ma'am. get it? तो अगर हाइड्रोजन नहीं आता है, कुछ और आता है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है. So if you people can follow, let us do some more question. That is like supposing if potential energy of an electron in some orbit is minus 6.8 electron volt. Okay, in hydrogen atom. This is for hydrogen atom. Then find काइनेटिक एनर्जी. पहली बात तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी निकाल दो. ठीक है. किस कहाँ पे एंड द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. किस रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं? एंड द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ट्राई करो. Kinetic energy is 3.4. यस वी जस्ट डिड इट. हमने किया था ना, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? Minus 3.4. और अभी मैंने हाइड्रोजन की वैल्यूज तुमको लर्न कराई थी, और नहीं भी लर्न है तो हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. Yes, ma'am. एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी और नॉट विद अ नेगेटिव सिंबल. Yes, ma'am. So what is the total energy of the electron? 3.4. and इसका फॉर्मूला क्या होगा? minus 13.6 into Z square upon N square. Z will be 1 because we are talking about hydrogen atom. Now solve it. N is how much? कितना आएगा N ऑर्बिट? I'm 4. ये 4 नहीं 2. N will be 2. I'm sorry, 2, ma'am. 2. स्क्वायर की वैल्यू 4 आई होगी तो N will be 2. ठीक है. और देखो मैंने तुम्हें बोला था, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने क्यों बोला था ये वैल्यूज लर्न कर लेना, क्योंकि जिसने थोड़ी सी वैल्यूज को लर्न कर लिया ना वो चुटकियों में क्वेश्चन करेगा. देखो यहाँ किया था हम लोगों ने 13.6, 3.4, 1.9, 0.89. तो देखो जिसने उस वैल्यू को लर्न कर लिया वो मतलब इजिली फटाफट विद इन 30 सेकेंड्स वो क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन भी सॉल्व कर सकता था. देखो देखो विदाउट यूजिंग पेपर पेन सॉल्व हो जाता कि नहीं? Yes, ma'am. गेटिंग इट? तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? सब एक के आसपास इंटरलिंक्ड ही हैं. व्हाट डू यू फील? अगर फॉर्मूला याद हो तो क्वेश्चंस आर इजियर, डिफिकल्ट और मॉडरेट? I'm kind What of do here. Yes, what do you feel? I was not able to listen. Easy only. I'm easy. ठीक है, I'm very easy good. somewhat. Okay, so tell me the next question. The ionization energy for hydrogen atom is 13.6. Do you all know this thing now? पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए होती है? I'm 13. Yes, ma'am. So then find the energy required in electron volt only. ठीक है, I'm not to excite from ground state to the first excited level. कितनी एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड
एनर्जी लेवल पे चला जाए। ट्राई करो मैम 3.4। बेटा, जल्दबाजी में नहीं करो, सोच के करो। मैम 10.2। सॉरी, लाउडर। 10.2। वेरी गुड। देखो अभी अभी बताया पहले, देखो अपनी मिस्टेक समझो बेटा। ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी चाहिए होती है? ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 13.6। यहाँ रहने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? लर्न करने को बोला था, कितनी हो जाएगी? -3.4। ठीक है, तो 13.6 से 3.4 जाने के लिए अपने को कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? डेल्टा ई कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? 10.2। 10.2। अब समझा? इतनी हमें Yes, ma'am. Yes, चाहिए ma'am. फाइनल माइनस इनिशियल। तो तुम एकदम विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन instantly you answered. Did you get your mistake now? I did not ask you what is the energy in this first excited energy level. I asked you the energy required to excite from here to here. Did you follow now the change in the language? Yes, ma'am. The silly mistake you could have done. That's why I'm trying to do. I know the questions will be very easy, but I want you to understand कि language के थोड़े से हेर फेर से आंसर में क्या difference create होगा. That is what is all about. Did you follow now? Yes, Okay. ma'am. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. So if total energy of an electron is given to be as minus 1.51 electron volt in hydrogen atom. Okay, then find the kinetic energy, potential energy, and radius निकालना है, and velocity of the electron in that orbit, and velocity of the electron in that orbit. Try करो. हाइड्रोजन एटम है, वैल्यूज लर्न करने को बोला था, तो हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यूज लर्न करते, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए होती है बेटा? ये चेक करना, ये 1.51 आना चाहिए. आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करना जरा. आई एम कंफ्यूज अबाउट इट. जरा करो 13.6 अपॉन 9. ट्राई इट आउट. Yes, ma'am. 1.51 ही आ रहा है. 1.51 आ रहा है ना, 1.9 नहीं होता है, वो 1.51 ही होता है. ठीक है, तो अब बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए होती है? फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए होती है? कम ऑन, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के कितनी एनर्जी चाहिए होती है? -13.6 electron यस. volt. सेकंड के लिए? 3.4. थर्ड के लिए? 1.51. तो देखो जिसको ये वैल्यूज लर्न होगी उसका 30 सेकंड सेव होगा. Yes, ma'am. दैट मींस डायरेक्टली आई कैन डिकोड दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड ऑर्बिट. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताओ मुझे. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? +1.51. +1.51. ठीक है. व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? Ma'am 3.02. यस, 2 into टोटल एनर्जी, दैट इज 2 into जो भी है ना, -1.51 कर देना. कितना आया? 3.-01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यही आया. Yes, ma'am. ठीक है. Then they are asking you the radius. What is the formula for radius? It is 0.529 n square upon z. Units क्या होते हैं? Angstrom. तो can you solve this? n की वैल्यू ये है और z की वैल्यू क्या है? Can you solve it? Yes, ma'am. Into 3 का square in angstrom. And velocity का formula क्या था? याद करने हैं ये सब. ठीक है, दिख रहा है ना? विदाउट लर्निंग ये सब काम नहीं चल पाएगा. Yes, ma'am. और डेरिवेशन का कुछ यूज दिख रहा है तुम्हें कहीं?
No, ma'am. तो फिर बस इसी पे ध्यान देना है, ठीक है? फॉर्मूलाज The अच्छे से, radius is 4.761 angstrom. हाँ, you can just solve it later on. Did you follow how Yes. to do the process I am telling you? Did you follow this question also? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट लास्ट करो, भी अपने आप से ट्राई करना, हाँ? That is like calculate the velocity of the electron in third orbit of lithium ion, okay? And you have to also calculate the number of revolutions made per second. Also calculate number of revolutions made per second, क्योंकि अभी हो सकता है तुम्हें फॉर्मूला नहीं लर्न हो, बट नेक्स्ट क्लास तक तुम लर्न कर लेना इस फॉर्मूला को, ओके? सो आई एम टेलिंग यू, रेडियस हो गया तुम्हारा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और वेलोसिटी होती है तुम्हारी 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। चलो कर पाओगे दोनों चीजें सॉल्व? Yes, ma'am. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? I mean, की value I'm three. थर्ड हम free हो ऑर्बिट जाएगी. लिखा है तो आराम से लिखो, अगर एक्साइटेड स्टेट लिखा है तो एक चेंज कर लेना, ठीक है? अगर यहाँ लिखा था थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस n की वैल्यू क्या हो जाती? 4. 4, बट थर्ड ऑर्बिट लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है। z की वैल्यू क्या है? 3। डिड यू फॉलो 3. दिस? अब सॉल्व। तो अब बताओ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड कैसे निकालें? Ma'am, z square upon n cube. Isn't it an ion here? व्हाट? Isn't it a lithium ion? Yes, it is. So won't Z be 1? बेटा z की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है, Oh एटॉमिक yes, नंबर। I'm sorry. Yeah. A number of electrons change, atomic number does not change. Yes, Z ma'am. represents atomic number, okay? Yeah. And that we are doing uni-electron series because you will not get confused. Otherwise फिर होता second orbit का second electron का निकाले कि third electron का निकाले, इसलिए हम एक ही electron वाली species कर रहे हैं अभी, ठीक है? Yes, got it. अच्छा, अभी बताओ number of revolutions. What does it telling you indirectly? You need to calculate what? Isn't it denoting frequency? Yes, ma'am. And frequency निकालना मैंने तुम्हें अभी बताया था कैसे Ma'am, निकालना? z square upon n cube. वो प्रोपोर्शनल था बेटा, वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 upon time period will be Vn upon 2 pi Rn. Yes, ma'am. हमने किया था ना, अब देखो velocity is distance upon time, 1 upon time is frequency. So can you solve it now? Yes, ma'am. तो अब इसकी वैल्यूज अब अगर हम लोग पुट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, Vn हम निकालेंगे ही, हम रेडियस निकालेंगे ही। If I put the values, can I calculate it now? Yes, ma'am. So did you follow which type of questions can be asked Yes, ma'am. from this concept? ठीक है। So now what will be your homework? Homework will be, again, first thing is go through your school book, okay? उसमें पूरा बोर्ड थ्योरी रीड करोगे till drawbacks, जितना भी बोर्ड थ्योरी में दिया हुआ है till drawback, वहां तक पूरा रीड करोगे। मतलब एक होगा शायद डी ब्रॉगलीज थ्योरम, डी ब्रॉगलीज थ्योरी, उससे पहले जितना भी कुछ दिया हुआ है उसे रीड करो, ठीक है? Yes. उसके बाद में उसमें जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होंगे, स्पेक्ट्रम के नहीं देखने हैं, मतलब रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल मुझे नहीं लगता स्कूल बुक में दिया होता है, रेवोल्यूशन वगैरह नहीं दिया होता है, बट बाकी जो दिए हुए हैं उनको करोगे। बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे, और जो डाउट क्रिएट होंगे वो पूछोगे। फाइन। सेकंड थिंग, रीडू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन इन क्लास एंड लर्न द फॉर्मूलाज। यस, Do we have to read about black body radiations as well? you can read, it is not required for you. It is what it is required, I'll tell you in the next class. Okay, ma'am. ठीक है? मतलब क्या इसमें से रिक्वायरमेंट आएगी वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी, ओके? सो दैट इज फॉर्मूलाज वी हैव डन, वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड लर्न द फॉर्मूलाज वी हैव डन इन द क्लास।
और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आई ऐड विद दिस शीट, तो तुम वो भी सॉल्व कर लेना पीडीएफ के साथ। लास्ट में आई अटैच सम क्वेश्चंस तो सॉल्व देम, और उसके भी जो डाउट्स आएंगे वो मुझे बताओगे। तो नेक्स्ट क्लास में तुम सारे डाउट्स पूछोगे, प्लस मुझे याद दिलाना वी हैव टू डू द ग्राफ्स आल्सो, ओके, ग्राफ्स एंड स्पेक्ट्रम वो हमें करना है। सो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड थ्योरी जो है वो फिनिश हो जाएगी। फाइन, Yes, ma'am. okay, so we are keeping it till here for today. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anything else you want to discuss? Nothing? No, ma'am. Are you following? Yes, Are you ma'am. people Yes, following? ठीक है, Yes, ma'am. फॉर्मूलाज लर्न करना, उसके बाद में क्वेश्चंस करना बहुत इजीली होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। ओके, चैप्टर इज इजी, मतलब मोल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं है कि अरे कभी ये लगाना पड़ रहा है, कभी वो लगाना पड़ रहा है, कभी ये इतना कैटेगरी, कभी वो कैटेगरी। इसमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, so just try them out and just increase your confidence. So I'm ending the session for now. Yes, ma'am. Okay, then thank you everyone. Thank you.